कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर यानी पिछली क्लास में हमने सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ा था, अध्ययन किया था। तो नोट डाल के लिख लेना। दो पॉइंट हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए सांद्रता क्या होती है। सांद्रता की विधियां देखी, हमें पता होना चाहिए सांद्रता क्या चीज है कि हम हमेशा देखते थे कि विलय को किसमें, विलायक में घोला जाता था या मैं विलयन में उसकी मात्रा बताता था। विलय की मात्रा को किसमें बताता था, या तो विलायक में या विलयन में। विलायक में कब देखो, या मोल भिन्न की बात करें, कितने मोल यानी जो कुल मोल कितने हैं और विलय के मोल कितने हैं, इनका अनुपात क्या होता था, मोल भिन्न होता था। या मोलकता को डिफाइन करना चाहें कि विलय के कितने मोल विलायक में घुले हुए हैं, वो भी विलायक किसमें, विलायक के भार किलोग्राम में घुले हुए हैं। और मोलकता कितने मोल कितने लीटर में घुले हुए हैं, यानी प्रति मोल पर लीटर क्या थी, मोलैरिटी थी, मोलरता थी। ऐसे हमने भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत और हमने आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में डिस्कशन किया था। हमें पता तो होना चाहिए सांद्रता क्या होती है। सांद्रता होती है विलय की इकाई मात्रा जब विलयन की या विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित हो। क्या कहा, विलयन या विलय की इकाई मात्रा में, वो मात्रा आयतन में भी हो सकती है और द्रव्यमान में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नोट डाल के लिख लेना। सांद्रता लिखना, सांद्रता किसकी सांद्रता, विलयन की। इंग्लिश में इसे देखो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं वैसे तो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन, और इसके अलावा इसे स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। यानी विलयन की स्ट्रेंथ क्या है, विलयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो सांद्रता हेडिंग डालना, उसमें लिखना विलयन या विलायक के प्रति इकाई, विलयन या विलायक के प्रति इकाई मात्रा, और मात्रा किसमें, आयतन में हो सकती है, बाहर में। विलयन या विलायक के प्रति इकाई मात्रा में, प्रति इकाई मात्रा में घुली हुई या मात्रा में उपस्थित, जैसा तुमने लिखा, मात्रा में घुली हुई, प्रति इकाई मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। घुली हुई मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। विलयन की सांद्रता यानी इकाई मात्रा में, विलयन की या विलायक की इकाई मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा। अब देखो मोल है, मोल भी तो मात्रा ही है ना, वो द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है, लेकिन अलग तरीके से। मोल की क्या यूनिट होती है, नहीं होती। मोल की यूनिट मोल ही होती है। मोल अपने आप में यूनिट है, जैसे भार की किलोग्राम, ऐसे मोल की यूनिट मोल। देखो एक बात बताओ, क्या कोई वस्तु है, उसको तोला, यानी आपने उसे तोला, ठीक है, चाहे कंप्यूटर कांटा हो या फिर वैसा ही नॉर्मल, उसको तोलने के बाद यदि उसे मैं गर्म करूं तो क्या उस पदार्थ का वजन बढ़ेगा या घटेगा, क्या कोई वजन पर फर्क पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि वजन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी मैंने क्या कहा, द्रव्यमान
इसका ताप बढ़ाऊं या क्या ताप घटाऊं, तो द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आयतन ताप बढ़ाने पर या घटाने पर आयतन बढ़ता है या घटता है। ताप में बढ़ाऊंगा तो अणुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी, अणुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी, जिससे दूरी बढ़ने से उसका आयतन बढ़ेगा और ताप घटने से आकार घटता है। तो जो भी जिन भी सांद्रता की विधियों में सिर्फ द्रव्यमान आता है, आयतन नहीं आता है, वो ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे मोलकता है, क्या मोल, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलों की संख्या ताप बढ़ाने पर बढ़ती है नहीं बढ़ती। द्रव्यमान तो बढ़ता ही नहीं, मोलकता परिवर्तित नहीं होती। द्रव्यमान प्रतिशत क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्लियर? और इसके अलावा आयतन प्रतिशत भी कह सकते हैं, लेकिन आयतन प्रतिशत में दो विलय हैं, यानी एक विलय है और एक विलायक है, तो उनका ताप के साथ अलग अलग परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं कहूंगा कि आयतन प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि आयतन तो बढ़ रहा है लेकिन आयतन दोनों का बढ़ेगा। आयतन कैसे बढ़ेगा? दोनों का आयतन बढ़ेगा। दो द्रव जो मिलाए गए हैं, ताप बढ़ाने पर दोनों का आयतन बढ़ता है। तो पॉइंट नंबर 2 यानी नोट में दूसरा पॉइंट लिखना, मैं जैसे मोलरता है ताप से प्रभावित होती है, क्योंकि मोल पर लीटर ताप बढ़ाएंगे तो आयतन है, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट बना के लिख लो। भार प्रतिशत कौमा मोल भिन्न कौमा मोलता आदि ताप से प्रभावित नहीं होते। भार प्रतिशत कौमा आयतन प्रतिशत कौमा मोल भिन्न, सॉरी आयतन प्रतिशत नहीं, भार प्रतिशत मोल भिन्न कौमा मोलता आदि ताप से प्रभावित नहीं होते, ताप से प्रभावित नहीं होते। जबकि मोलरता भार आयतन प्रतिशत, मोलरता भार आयतन प्रतिशत व फॉर्मलता आदि, मोलरता भार आयतन प्रतिशत फॉर्मलता आदि ताप से कैसे, ताप परिवर्तित करने से, ताप से परिवर्तित होते हैं या ताप से प्रभावित होते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, दो नोट थे, सांद्रता की डेफिनेशन हो गई और टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव देख लिया इन सांद्रताओं की विधियों का। नेक्स्ट हेडिंग डालना राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, अब राउल्ट का नियम क्या होता है? इसमें एक वर्ड आता है वाष्पदाब। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फिर आगे की बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वाष्पदाब क्या होता है? वाष्पदाब होता है कि जो द्रव है उसके अणुओं की द्रव की सतह से भागने की टेंडेंसी। अभी भागने की टेंडेंसी क्या है, मैंने कहा, ध्यान से सुनो। जो द्रव है, मान लो इस पात्र में द्रव भरा हुआ है और सतह के जो कण
पहले भागेंगे, यानी क्या कहते हैं भागने को? पलायन करना। द्रव अणुओं का गैसीय अवस्था में, द्रव अणुओं का गैसीय अवस्था में पलायन की प्रवृत्ति क्या है? वाष्प दाब है। बड़ी अजीब बात है, कुछ बात समझ में नहीं आई। ऐसा मान लो ये मैंने एक ऐसा ही इसमें कोई द्रव है, ठीक है, और उसे इस तरीके से किसी बर्तन द्वारा ढक दिया, ठीक। अब यहां एक बात बताइए, जो द्रव वास्तव क्या पलायन करने की प्रवृत्ति, यानी जो जल्दी पलायन होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। ध्यान, अब जो ये द्रव वाष्पित होता है, यहां क्या रहेगा? वाष्प है। अब इस वाष्प द्वारा इस बर्तन के जो ढका गया, जिस बर्तन से इसे ढका गया है, उस पर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। दाब लगता है ना? कुकर में सब्जी बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, उसको बंद करने के बाद सीटी क्यों लगती है? क्योंकि जो प्रेशर है गैस का वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही सीटी क्यों बजती है? क्योंकि वो सीटी का वजन है, यानी सीटी में वजन ही तो आपने देखा कि सीटी में वजन है, जो ऊपर लगी हुई होती है ना, जिसे सीटी बोलते हैं कुकर में, उसमें वजन होता है। इसकी वजह से वो काफी देर तक, यानी काफी देर तक उस वाष्प को दबाए रखती है। लेकिन जब कंट्रोल नहीं होता तो वो सीटी ऊपर हो जाती है और सी की आवाज से वाष्प निकलती है, पानी निकलता वाष्प के रूप में। तो ऐसे ही वह वाष्प, ये वाष्प इस सतह पर क्या लगाती है? अपना एक दाब लगाती है। ऐसे समझो, ये क्या है? यह वाष्प जो इस बर्तन पर दाब लगा रही है वो क्या? वाष्प दाब। और इसी के साथ ही यह वाष्प दाब देखो इस बर्तन पर क्या लगाएगी? यहाँ इस विलयन पर भी लगाएगी। यानी यदि पूरी तरह ढका हुआ है तो जितने अणु वाष्पित होंगे उतने ही संघनित होंगे, द्रव में परिवर्तित होंगे। यानी द्रव और वाष्प किस में होंगे? साम्य अवस्था में होंगे। ये क्या है? वाष्प है। मैं क्यों वास्तव में क्या है? पलायन करने की प्रवृत्ति है। मान लो एक बात बताओ, एक आप बर्तन में पेट्रोल, एक में पानी, कौन जल्दी उड़ेगा? कौन जल्दी भागेगा? पेट्रोल भागेगा, है ना? और जब पेट्रोल जल्दी भागेगा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, उसका वाष्प दाब भी ज्यादा। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम। राउल्ट कहता है कि जो वाष्प दाब है, किसी गैस का वाष्प दाब है, वह उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसमें? विलयन में। क्या कहा? विलयन में उपस्थित विलय का या वाष्पशील द्रव का, यहां वाष्पशील द्रव मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? वाष्पशील अमिश्रणीय, यानी मिश्रित नहीं होने चाहिए। जब विलय का, विलयन में उपस्थित विलय का वाष्प दाब विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ध्यान से मैंने कहा किसी बर्तन में दो विलय मिलाए गए A प्लस B, तो A और B के कुछ मोल होंगे, तो मोल है तो कुछ मोल भिन्न भी होंगे। तो मोल भिन्न हमें देखो, हमने देखा था ना, Na अपॉन Na प्लस Nb, और XB क्या था? Nb अपॉन Na प्लस Nb। यही था। और मैं कह रहा हूं विलय का वाष्प दाब मैं कह रहा हूं P, और मैंने कहा दो मिलाए हुए हैं, दो द्रव मिलाए हुए हैं,
पी ए समानुपाती होता है मोल भिन्न ऑफ ए, यानी ए के मोल भिन्न के समानुपाती है। अब समानुपाती स्थिरांक जब हटाते हैं तो पी ए नॉट समानुपाती स्थिरांक आता है, और ये समानुपाती स्थिरांक क्या है? शुद्ध विलायक का वास्तव। अब शुद्ध विलायक का वास्तव क्या? जब मैंने विलयन लिया ए और बी का, तो एक स्थिति लेता हूं जब सिर्फ पात्र में क्या है? सिर्फ ए होगा, तो उस अवस्था में जो वाष्पदाब होता है ए का, मैंने क्या कहा? इस ए का जो वाष्पदाब होता है वो क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प, सिर्फ ए है और कोई है ही नहीं, तो इसका जो वाष्पदाब होगा शुद्ध विलायक वो क्या होगा? पी ए नॉट। इसी तरीके से यहां देखो, शुद्ध विलायक ए का वाष्प, इसी तरीके से पी बी, यानी जब बी भी है, बी इस विलायक में है, क्या है इसमें? ए प्लस बी, तो बी है तो बी का अपना वाष्पदाब होगा जो किसके समानुपाती होगा? उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो पी बी क्या होगा? समानुपाती स्थिरांक पी बी नॉट, यानी शुद्ध विलायक का स्थिरांक और शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होना उसके मोल भिन्न। अब मोल भिन्न देखो, मोल भिन्न हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी कितने होते हैं? 1 होते हैं, ध्यान है ना तुम्हें? तो इन दोनों के वाष्पदाब के बराबर, किसके? पीबी और पीए के बराबर, इन दोनों विलयों का जो दोनों अवयव इसमें उपस्थित हैं उनके द्वारा उत्पन्न किया गया वाष्पदाब, उनके द्वारा उत्पन्न किया गया वाष्पदाब क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कुल वाष्पदाब इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं पी टी, यानी कुल टोटल वाष्पदाब क्या होगा? पी ए प्लस पी बी होगा, ठीक है? और पी टी, अब पी ए मुझे पता होगा, पी बी मुझे पता क्या है? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, क्लियर? यही होगा। इससे बारे में थोड़ा सा डेरिवेशन है, 2 लाइन है 3 लाइन, तो करते हैं। पहले थोड़ा सा लिखो दोबारा। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम यह कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव का वाष्पदाब उस विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती। बी का वाष्पदाब इसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा, ए का वाष्पदाब इसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा, और ध्यान दीजिए कि जब मैं समानुपाती स्थिरांक हटाता हूं तो मुझे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, क्योंकि बिगिनिंग वाला तो यही था, इसके ही तो मान लो ये 10 है और मोल भिन्न क्या है? मोल भिन्न मान लो 0.1 है, तो इसके इक्वल होगा ये वाष्पदाब, क्लियर? तो लिखो थोड़ा सा, पहले वाष्पदाब के बारे में लिखेंगे। द्रव के अणुओं की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पलायन करने की प्रवृत्ति, क्या बताया? पलायन करने की प्रवृत्ति को ही वाष्पदाब कहा जाता है। असल में देखो, वाष्पदाब उत्पन्न होता है, जब पलायन होगा तो वाष्पदाब उत्पन्न होगा, उसे ही वाष्पदाब, ठीक है? पलायन करने की प्रवृत्ति, एक मिनट, पलायन करने की प्रवृत्ति से, प्लीज काटो, पलायन करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए दाब को, पलायन करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए वाष्पदाब को
उत्पन्न हुए दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। उस द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन मेरा, राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार क्या, स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित जो मैंने PA लिखा था ना, वो क्या है, वास्तव में आंशिक दाब है। आंशिक दाब किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। थोड़ा सा डाल्टन के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, एक मिनट डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा वेट करो। डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी पात्र में गैसें हैं, कोई 10, 20, 50 जितनी भी है, मान लो 3 गैसें हैं, तो उन गैसों से उस पात्र पर एक वाष्प दाब लगेगा, एक दाब लगेगा जिसे गैसीय दाब। तो जो कुल दाब होगा, कुल दाब मैं क्या करा, मैंने कहा किसी पात्र में A + B + C गैसें हैं, ठीक है। जो कुल दाब होगा वो सभी गैसों द्वारा उत्पन्न किए गए दाबों के योग के बराबर होगा। यानी मैं लिखता हूं, यानी PA का दाब + PB का दाब + PC का दाब, इन्हें क्या कहा जाता है, ये तो कुल दाब है, तो PA क्या है, A का आंशिक दाब। एक बात बता, तीनों गैसें हैं, क्या सारा का सारा गैस A द्वारा लगाया गया है, नहीं। क्या सारा का सारा दाब है जो B द्वारा लगाया गया है, नहीं। तो क्या सारा का सारा सभी पूरा दाब C द्वारा लगाया गया, नहीं। तो उसका कुल दाब का कुछ हिस्सा उस विशिष्ट गैस द्वारा यानी A या B या C द्वारा लगाया गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं A का आंशिक दाब। तो ये क्या आंशिक दाब का कॉन्सेप्ट दिया है इसने डाल्टन ने, तो उसी वर्ड का यूज क्या है, तो लिखना दोबारा, स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव या वाष्पशील द्रव जो उसमें उपस्थित है, वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बात वही है, ठीक है। मोल भिन्न के समानुपाती होती है। माना किसी विलयन के दो अवयव A व B हैं। किसी विलयन के दो अवयव A व B हैं, तो मैं लिखूंगा PA, तो लिख लेना A द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब क्या होगा, PA समानुपाती होगा XA के। तो PA क्या है, PA इक्वल होगा PA नॉट और XA के, ठीक है। इसी तरीके से B द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब क्या होगा, PB प्रोपोर्शनल टू है XB के, और PB बराबर होगा PB नॉट XB के, ठीक है। PB नॉट
क्लियर है? ओके। तो कुल दाब क्या होगा लिखना चाहो, देखो पी ए नॉट क्या है, लिख लो क्योंकि कंफ्यूज हो गई मुझे पता है। पी ए नॉट व पी बी नॉट शुद्ध विलायकों शुद्ध विलायकों ए व बी के वाष्प दाब है। ठीक है, पी ए नॉट व पी बी नॉट शुद्ध विलायकों ए व बी के क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल भिन्न है ए व बी के। क्लियर? तो कुल दाब यहां से इरेज कर रहा हूं, लिख लिया क्या? पी टोटल कुल दाब क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी पी टी क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पी टी क्या लिख सकता हूं, किसी एक को रिप्लेस करो, रिप्लेस करो। देखो दो सिचुएशंस हैं। ठीक है, एक बार मैं एक्स ए को रिप्लेस करता हूं, देखो पी टी बराबर पी ए नॉट एक्स ए की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, देखो एक्स ए क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकता हूं, पी टी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो देखो ध्यान से, यहां एक्स बी कॉमन लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा पी टी इक्वल टू पी ए नॉट। ठीक है, पी ए नॉट। तो देखो यदि मैं लिखूं एक्स बी को कॉमन, तो इधर से ले रहा हूं कॉमन, तो एक्स बी कॉमन होगा, तो यहां से क्या बचेगा, देखो यहां से पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ध्यान से देखो, ये तो माइनस पी ए नॉट एक्स बी है ना, तो मैंने एक्स बी को कॉमन लिया है। देखो क्या इसको इधर ले जाऊं, तो यहां देखो ये टर्म y वाले को दिक्कत होती है, मुझे पता है, पी ए नॉट एक्स बी। देखो यहां जो लिखा हुआ था उसको यहां लिखा है। अब यहां देखो एक्स बी कॉमन ले लूं, तो एक्स बी देखो एक्स बी तो पी बी नॉट माइनस एक्स बी तो कॉमन आ गया माइनस पी ए नॉट। ठीक है, यही लिखा था। दूसरी सिचुएशन देखो, तो मैं इस बार एक्स बी को रिप्लेस करूंगा, पहले किसको किया था, एक्स ए को रिप्लेस किया था, तो मैं लिखूंगा पी टी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, तो 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, देखो पी टी इक्वल टू देखो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, यही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पी टी बराबर देखो यहां से मैं एक्स ए कॉमन ले लूं, अरे देखो पी बी नॉट को मैं पहले लिख रहा हूं, देखो ये रहा पी बी नॉट, इसको पहले लिख रहा हूं पी बी नॉट, तो मुझे इसमें से और इसमें से एक्स ए कॉमन चाहिए प्लस एक्स ए कॉमन चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, देखो यहां पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये दो समीकरण आती हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारे पास कुल वाष्प दाब आता है, कुल वाष्प दाब आता है। अब बात करते हैं ग्राफ की। ये राउल का नियम एक वीडियो में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है ना, लिखोगे। ठीक है, यहां एक ग्राफ बना रहा हूं,
ठीक है, यहां मोल भिन्न, इस अक्ष पर ले रहा हूं मोल भिन्न और यहां ले रहा हूं वाष्प दाब। देखो इस अक्ष पर मैं क्या हूं, इधर देखो यहां XA क्या है, मैं कहा 0 है। इधर जाऊंगा तो जाते जाते जैसे जैसे मोल भिन्न बढ़ते जाते हैं, इस अवस्था में उसके मोल भिन्न मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1। तो ऐसी स्थिति में देखो मोल भिन्न जब XA होगा तो वाष्प दाब कितना होगा, PA नॉट होगा। क्या होगा, PA नॉट। ध्यान दो मैंने क्या कहा कि यहां ये क्या है, 0, ठीक है। इस 0 पर वाष्प दाब क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मोल भिन्न 0 है। जैसे जैसे मोल भिन्न बढ़ते हैं, ये मोल भिन्न बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ रहा है। किसका, A का। और जब A के मोल भिन्न 1 हो जाते हैं, सिर्फ A उस पात्र में सिर्फ A प्रेजेंट है, A ही उपस्थित है, तो उसका जो वाष्प दाब होगा यानी शुद्ध विलायक का ही वाष्प दाब होगा, यानी जब वो शुद्ध अवस्था में A शुद्ध अवस्था में उपस्थित होगा तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, PA नॉट। मैंने पहले देख चुके हैं, ठीक है, PA नॉट। यदि इस अवस्था में मैं कहूं इस पॉइंट पर XB क्या है, 0। अब मैं इधर की दिशा में क्या कर रहा हूं, मैं इधर की दिशा में जा रहा हूं। दो ग्राफों को मर्ज किया गया है, ठीक है। तो मैंने कहा XB इधर बढ़ रहा है, तो यहां जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो XB इक्वल टू 1 होने पर उसका जो वाष्प दाब होगा यानी शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब होगा, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है, B का, PB नॉट। क्या है, PB नॉट। ये क्या है, देखो ध्यान से, इस अक्ष पर यानी ये जो रेखा है इस पर क्या होगा, देखो PA बराबर क्या होगा, PA नॉट XA, ये तो होगा। इस रेखा पर जैसे जैसे मोल भिन्न बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। जितने मोल भिन्न है, यहां जैसे मोल भिन्न क्या है, मान लो पॉइंट 8 है, पॉइंट 8 तो इधर की साइड आएगा, मान लो पॉइंट 1 है तो इधर की साइड आएगा, पॉइंट 2 है ना, कम है तो इधर की साइड, ज्यादा है तो इधर की साइड। ऐसे ही B के लिए, यहां B के मोल भिन्न कितने हैं, 0, और तो यहां कितने होंगे, 1। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब कम है। देखो शुद्ध विलायक की उपस्थिति में, नहीं जब शुद्ध विलायक कैसा है, शुद्ध है, सिर्फ B प्रेजेंट है, यहां A प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो इसका टोटल वाष्प दाब होगा वो इस रेखा पर उपस्थित होगा, PP बराबर PA प्लस PB। क्या होगा, PT इक्वल टू PA प्लस PB होगा। और यहां इस रेखा पर ये किसके लिए है, B के लिए है, तो PB इक्वल टू PB नॉट XB। क्या होगा, XB इस रेखा। ध्यान दीजिए, जैसे XA के मोल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसका वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। तो शुद्ध अवस्था प्राप्त करनी, जब B के सिर्फ B ही प्रेजेंट है तो उसका दाब क्या है, PA नॉट, ठीक है। इसी तरीके से जब B यहाँ क्या है, 0 है, तो वो मैक्सिमम यानी अधिकतम अवस्था प्राप्त करता है, तो सिर्फ उसका वाष्प दाब क्या होगा, ये होगा PB। क्लियर, ठीक है, बताया, ये राउट ने बताया, ठीक है। ये किसके लिए, आदर्श विलयनों के लिए है, जबकि अनादर्श विलयन यानी जो आदर्श विलयन नहीं होते, आदर्श विलयन क्या है, जो राउट के नियम का पालन, लिख लेना, ये ग्राफ बना के नीचे लिख, आदर्श विलयन, और इसमें लिख लेना, आदर्श विलयन वे हैं जो राउट के नियम का पालन करते हैं, जबकि वास्तविकता में जो विचलन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी जो ग्राफ ऐसा आना चाहिए इसके ऊपर से जाता है, इसी तरीके से ऊपर से इस प्रकार से जाता है। ये क्या है, धनात्मक विचलन है। और ऐसे ही इसमें
जो विचलन यानी जो वास्तव आना चाहिए उससे ज्यादा वास्तव आता है तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन जब ग्राफ कुछ ऐसा हो, यानी वास्तव जो दाब है वो कम हो और ऐसे ही ये क्या है, ऋणात्मक वास्तव। ये आपको हो सकता है कोच लग रहा हो कि क्या बनाए, लेकिन जब मैंने बनाया था, जब आपको एक्सप्लेन किया, ये ऊपर जा रहा है यानी धनात्मक, ये ऊपर जा रहा है ये धनात्मक, और ये देखो यहां से ये ऊपर जा रहा है ये धनात्मक। क्लियर? अब देखो नीचे, ये नीचे जा रहा है ऋणात्मक, ये नीचे जा रहा है ऋणात्मक, और ये देखो ये जा रहा है ऋणात्मक। क्लियर? तो ये क्या है, ऋणात्मक विचलन दिखाता है राउल्ट के नियम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आदर्श विलयन। लिख लेना, जो राउल्ट के नियम का पालन करें वो क्या है, आदर्श विलयन है। अनादर्श क्या है, अनादर्श जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, लिख लेना पॉइंट बना के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थोड़ा देर राउल्ट के विचलन नहीं लिखवाया, लेकिन समझ तो गए होंगे कि राउल्ट के नियम से विचलन क्या है। ठीक है, ओके।